नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द स्टोरी टेलर चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी रोमांचक, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो तैयार हो जाइए एक नई, दिल दहला देने वाली कहानी के लिए। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए, कहानी शुरू करते हैं। एमिली कार्टर ने स्टीयरिंग व्हील को और जोर से पकड़ लिया, क्योंकि उसकी पुरानी कार संकरे घुमावदार रास्ते पर कांप रही थी। चारों ओर घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे देवदार और बलूत के पेड़ आसमान की ओर पंजे फैलाए खड़े थे। पेड़ों की घनी छतरी ने शाम के सूरज को लगभग निगल लिया था, जिससे रास्ता हमेशा के लिए धुंधली रोशनी में डूबा हुआ लग रहा था। उसका जीपीएस कई मील पहले ही जवाब दे चुका था। स्क्रीन पर बस कोई सिग्नल नहीं का संदेश झपक रहा था। अब उसे अपनी दादी की दी हुई हाथ से लिखी हुई उन दिशाओं पर निर्भर रहना था, जो उन्होंने 2 दिन पहले एक टूटी फूटी फोन कॉल में समझाई थी। फटे हुए तने वाले पुराने बलूत के पेड़ पर बाईं और मुड़ जाना, मार्था ने कहा था। उनकी आवाज में गर्माहट थी, मगर एक अजीब सी हड़बड़ाहट भी झलक रही थी। फिर चलते रहना जब तक एल्ड्रिज का बोर्ड न दिखे। और सुनो, रास्ते में किसी भी चीज के लिए मत रुकना, मेरी बच्ची। एमिली ने जब उस पुराने बलूत के पेड़ को कोहरे में से उभरते देखा, तो उसका कलेजा हल्का सा धड़क उठा। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति इसे 2 हिस्सों में चीरकर अलग कर चुकी हो। उसने बाईं ओर मोड़ लिया। कार के टायर सूखी पत्तियों और टहनियों पर चरमरा रहे थे। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। हीटर चालू होने के बावजूद ठंड कार के अंदर तक घुस रही थी। कई घंटों की थकाने वाली यात्रा के बाद वो सड़ागला लकड़ी का बोर्ड दिखाई दिया। एल्ड्रिज में आपका स्वागत है। बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले पड़ चुके थे। लकड़ी पर नमी और समय की मार साफ झलक रही थी, जैसे जंगल इसे धीरे धीरे निगल रहा हो। एल्ड्रिज गांव सामने आ गया। छोटे छोटे पुराने दिखने वाले घरों का एक झुंड, जो किसी भुला दिए गए समय के अवशेष लग रहे थे। कई घरों की छतें काई से ढकी हुई थी। खिड़कियों के लकड़ी के शटर टेढ़े मेढ़े हो चुके थे और कुछ हवा में हिलते हुए धीरे धीरे टकरा रहे थे, एक अजीब सा शोर पैदा करते हुए। गांव में हर चीज अजीब तरह से शांत थी। सड़क पर कुछ ही लोग दिख रहे थे, मगर जो भी थे वे ठिठक कर एमिली को देखने लगते। उनकी आंखें चौड़ी, बिना पलक झपकाए घूरती हुई उसका पीछा कर रही थी। एमिली की कार उसकी दादी मार्था के घर के सामने आकर रुक गई। घर छोटा था। दरवाजे के चारों ओर सूखी हुई गुलाब की बेलें चढ़ी हुई थी। मार्था बरामदे में खड़ी थी। उनके सफेद बाल एक साफ जोड़े में बंधे हुए थे और उनके होठों पर मुस्कान थी, मगर उसमें एक छिपी हुई घबराहट भी थी। 70 साल की उम्र में भी वे तेजी से सीढ़ियां उतरकर आई और एमिली को गले लगा लिया। एमिली, मेरी बच्ची, तुम आ गई। मार्था की आवाज राहत से भरी थी। मैं तुम्हारी चिंता कर रही थी। हाय दादी, एमिली ने कहा, जबरदस्ती मुस्कुराते हुए। ये जगह काफी अलग थलग है। मार्था हंसी, मगर उनकी हंसी उनकी आंखों तक नहीं पहुंची। हमें यही पसंद है। दुनिया को दूर रखने में भलाई है। अंदर आओ, मैंने चाय बना रखी है। कुछ तो गड़बड़ है। घर के अंदर का माहौल आरामदायक था, जलती हुई लकड़ी की महक और हल्की लैवेंडर की खुशबू से भरा हुआ। मगर एमिली का दिल अभी भी अनजाने डर से घबराया हुआ था। वे दोनों चाय पी रहे थे जब एमिली ने खिड़की के बाहर देखा। गांव के कुछ लोग अब भी घर के बाहर खड़े थे, छाया में छिपे हुए पेल चेहरे लिए, जैसे वे कुछ देख रहे हों। मगर जैसे ही उसने सीधा देखा, वे अंधेरे में गायब हो गए। गांव के लोग थोड़े सतर्क लग रहे हैं, एमिली ने कहा, अपनी चाय घुमाते हुए। वे अजनबियों के आदी नहीं हैं। मार्था ने हल्के स्वर में कहा, मगर उनका हाथ उनके कप को और ज्यादा कसकर पकड़ चुका था। थोड़ा समय लगेगा। रात को एमिली बिस्तर में लेटी, रजाई को ठुड्डी तक खींचकर।
जंगल से आती फुसफुसाहटें उसके कानों तक पहुंच रही थीं, एक धीमी निरंतर सरसराहट जो हवा से अलग थी। फिर वो आवाजें आई, कहीं से दीवारों के आर पार हल्की हल्की सरगोशियां। उसका दिल धड़क उठा। उसने ध्यान से सुना। शब्द अस्पष्ट थे, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। वो धीरे धीरे खिड़की तक गई और बाहर झांका। पेड़ जमे हुए थे, उनकी शाखाएं काले साए जैसी लग रही थी। मगर फिर भी फुसफुसाहटें तेज हो गई, जैसे ठंडी उंगलियां उसकी खोपड़ी पर सरक रही हों। वो घबराकर पीछे हटी, पर्दे जोर से खींच दिए और बिस्तर में दुबक गई। उस रात नींद उसके लिए बस एक सपना बनकर रह गई। एमिली झटके से जागी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, दिल जोर से धड़क रहा था। एक भयानक सपना अंधेरे साए उसके चारों ओर घूम रहे थे। उनकी फुसफुसाहटें उसके दिमाग को चाकू की धार की तरह चीर रही थी। उसने अपनी आंखें मल ली। खिड़की से सुबह की हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। फुसफुसाहटें अब शांत हो चुकी थी, लेकिन एक भारी डर उसके सीने में जमा हुआ था। नीचे रसोई में उसकी दादी मार्था हलचल कर रही थी। वो एक अजीब सी धुन गुनगुना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सन्नाटे से बचने की कोशिश कर रही हो, न कि कोई गाना गा रही हो। एमिली उनके पास गई। अंडे और बेकन की खुशबू उसके तनाव को कम करने में नाकाम रही। गुड मॉर्निंग बेटा। मार्था ने कहा, लेकिन उनकी मुस्कान में कमजोरी थी। रात अच्छी कटी? एमिली ने सिर हिलाया। नहीं, बहुत अजीब थी। वो फुसफुसाहटें वो और तेज हो गई है। मार्था के हाथ अचानक रुक गए। उनके हाथ में पकड़ी हुई स्पैटुला कस गई। ये बस हवा है, पेड़ों के बीच से गुजरती हवा। ये पुराना घर बहुत आवाज करता है। लेकिन एमिली को यकीन नहीं था। वो आवाजें हवा नहीं थीं, वो जिंदा थी, जानबूझकर उसे पुकार रही थी। नाश्ते के बाद एमिली ने तय कर लिया कि उसे सच का पता लगाना होगा। वो गांव में हर महीने होने वाले बलिदान को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वो जनरल स्टोर पहुंची, जहां टॉम बाहर लकड़ी की पेटियां जमा कर रहा था। टॉम, उसने धीमे से कहा, मुझे कल रात की बात करनी है। टॉम ने सिर उठाया। उसका चेहरा सख्त था। उस बारे में मत सोचो, मैडम। जो होना था हो गया। हो गया? एक औरत मारी गई, और तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे ये कोई आम बात हो। टॉम ने लंबी सांस ली और पेटी नीचे रख दी। ये आम नहीं है, लेकिन जरूरी है। तुम नहीं समझती कि हम किस चीज का सामना कर रहे हैं। तो फिर समझाओ। एमिली ने जिद पकड़ ली। टॉम थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसे स्टोर के अंदर ले गया। वहां रोशनी कम थी। पुरानी डिब्बे और धूल भरे पैकेट चारों ओर रखे थे। ये गांव हमेशा ऐसा नहीं था, टॉम ने धीरे से कहा। 50 साल पहले ये एक फलता फूलता जंगल काटने वाला इलाका था। फिर वो आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि पेड़ों को काटने से वो जाग गया। कुछ कहते हैं कि वो हमेशा से यही था, बस इंतजार कर रहा था। फिर एक एक कर लोग गायब होने लगे। बस उनकी हड्डियां मिलती थी। एमिली की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो फिर तुम लोगों ने उससे सौदा कर लिया? टॉम ने गंभीरता से सिर हिलाया। गांव के बुजुर्गों ने उससे समझौता किया। हर पूर्णिमा की रात हम एक आत्मा उसकी भेंट चढ़ाते हैं। बदले में वो बाकी गांव को छोड़ देता है। ये एक श्राप है, लेकिन यही हमें जिंदा रखे हुए है, और किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। बहुतों ने की। टॉम की आंखों में अंधेरा सा उतर आया। जो भी लड़ा वो मारा गया, या फिर उससे भी बुरा, वो ले लिया गया। उसकी शक्ति जंगल से जुड़ी हुई है। उसे मारा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। वो बस है। एमिली को इस भयानक चक्र को तोड़ने का रास्ता खोजना था। वो गांव की पुरानी लाइब्रेरी में पहुंची, जो चर्च के पीछे थी। वहां की लाइब्रेरियन अग्नेस एक कड़ी और सख्त औरत थी। उसने एमिली को संदेह भरी नजरों से देखा।
क्या चाहिए? अग्नेस ने तीखे स्वर में पूछा। गांव के इतिहास के बारे में जानकारी, खासकर जंगल के उस आत्मा के बारे में, एमिली ने कहा। अग्नेस की आंखें सिकुड़ गई। बाहर वालों के लिए यह जानकारी नहीं है, कृपया, एमिली ने विनती की। मुझे समझना है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अग्नेस ने हार मान ली। वो उसे एक धूल भरे कमरे में ले गई, जहां पुरानी किताबें और दस्तावेज रखे थे। दस्ताने पहनो, अग्नेस ने चेतावनी दी और एमिली को दस्ताने थमा दिए। एमिली ने घंटों तक पुराने दस्तावेज खंगाले। वो आत्मा का जिक्र गांव के सबसे पुराने लेखों में भी मिला, एक प्राचीन आत्मा जिसे यहां के मूल निवासी डरते थे। लेकिन फिर बाहरी लोगों ने इसे छेड़ दिया। एक पुरानी डायरी जो 1800 के दशक के एक पादरी की थी, उसमें एक असफल अनुष्ठान का जिक्र था। उस अनुष्ठान में गांव के केंद्र में स्थित स्मारक पर कुछ विशेष चिन्हों को उकेरकर आत्मा को बांधने की बात लिखी थी। लेकिन वो पादरी जल्द ही गायब हो गया। एमिली का दिल जोर से धड़कने लगा। शायद ये अनुष्ठान आत्मा को रोकने का तरीका हो सकता था। उसने उन चिन्हों की नकल कागज पर उतार ली। अगली सुबह मार्था गायब थी। सिर्फ एक छोटा सा नोट था, बाजार जा रही हूं, दोपहर तक लौट आऊंगी, अंदर ही रहना। लेकिन एमिली रुकी नहीं। उसने स्मारक के पास जाकर उन चिन्हों को देखकर उनका उच्चारण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हवा भारी होने लगी, चिन्ह हल्के से चमकने लगे। तभी जंगल से एक चीख सुनाई दी, फिर दूसरी, फिर कई और। पेड़ों के बीच से चमकती हुई आंखों वाले धुंधले आत्माएं निकलने लगी। वे सभी वे थी जिन्हें बलिदान दिया गया था। अब दर्द और गुस्से से भरी रूहें। उनके पीछे वो आत्मा खड़ी थी, काले अंधकार में लिपटी हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। तुमने मेरी नींद तोड़ी? उसकी आवाज हजारों फुसफुसाहटों जैसी थी। एमिली डर के मारे गिरते पड़ते चर्च तक भागी और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। बाहर की आवाजें अचानक शांत हो गई। मिस्टर जेनकिंस, जो चर्च के अंदर प्रार्थना कर रहे थे, पलटे। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। तुमने क्या किया? मैंने अनुष्ठान करने की कोशिश की, एमिली ने हाफते हुए कहा, लेकिन यह काम नहीं किया। आत्माएं, वो हर जगह हैं। तुमने उन्हें जागृत कर दिया, जेनकिंस ने कहा। वे आत्माएं उस आत्मा से बंधी हुई हैं। तुमने उसे और ताकतवर बना दिया। गांव के घंटे ने जोर से बजना शुरू कर दिया। गांव वाले चौक में इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे डर से सफेद थे। अब ये एक और बलिदान चाहता है, जेनकिंस ने धीरे से कहा। आज रात एमिली का पेट मरोड़ खाने लगा। उसकी वजह से गांव पर फिर से मौत का साया मंडरा रहा था। और इस बार आत्मा का अगला शिकार शायद वही थी। गिरजाघर की घंटी का गहरा शोकपूर्ण स्वर एल्ड्रिज में गूंज उठा। गांव वाले डर के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। एमिली चर्च के भीतर खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मिस्टर जेनकिंस के शब्द अब भयानक रूप से स्पष्ट थे। उसके असफल अनुष्ठान ने आत्मा की भूख बढ़ा दी थी और अब वो आज रात एक और बलिदान मांग रही थी। हमारे पास समय नहीं है, जेनकिंस ने सख्त स्वर में कहा। यह हमें लेने आ रही है। लेकिन इस बार एमिली डरने वाली नहीं थी। मैं इसे किसी और की जान लेने नहीं दूंगी, उसने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प था। इससे छुटकारा पाने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। जेनकिंस कुछ कह पाते, इससे पहले ही एमिली चर्च से बाहर दौड़ गई। ठंडी रात की हवा उसके चेहरे पर चुभ रही थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो सीधी अभिलेखागार, आर्काइव्स की ओर भागी। वहां उसने एक लालटेन जलाकर पादरी की डायरी को फिर से पढ़ना शुरू किया। उसकी उंगलियां धुंधली स्याही पर कांप रही थी और तभी उसे एक पंक्ति मिली जो पहले उसकी नजर से बच गई थी। संधि गांव को बांधती है, लेकिन यदि कोई अपनी इच्छा और रक्त की आहुति दे, भय से मुक्त होकर, तो ये टूट सकती है। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। रक्त और इच्छा क्या? इसका मतलब था
कि आत्मा का सामना करना पड़ेगा। बिना डरे कोई और समय बर्बाद नहीं किया जा सकता था। डायरी को कसकर पकड़े हुए वो चौक की ओर भागी। संघर्ष की तैयारी। गांव वाले पहले से ही वहां इकट्ठा थे। टॉर्च की रोशनी में उनके चेहरे भय से सफेद थे। जेनकिंस बलिदान का नाम निकालने के लिए लकड़ी का डिब्बा पकड़े खड़े थे, लेकिन इससे पहले कि वो किसी का नाम पढ़ते, एमिली ने भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़कर कहा, रुको। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। डायरी में लिखा है कि इस संधि को तोड़ा जा सकता है। अगर हम अपने खून और संकल्प से इसका सामना करें तो इसे हराया जा सकता है। जेनकिंस की भौहें सिकुड़ गई। तुम पागल हो, यह तुम्हें निगल जाएगी। शायद, एमिली ने कहा, लेकिन मैं अब और भागने वाली नहीं। भीड़ में हलचल मच गई। टॉम, जनरल स्टोर का मालिक, आगे आया। वो सही कह रही है, हमें इसे खत्म करना होगा। थोड़ी बहस के बाद जेनकिंस मान गए। उन्होंने एक योजना बनाई। एमिली आत्मा का सामना करेगी, गांव वाले उसके साथ खड़े रहेंगे। मध्यरात्रि निकट थी। गांव के लोग जंगल के किनारे इकट्ठा हुए, जहां पेड़ काले और सायेदार खड़े थे। एमिली ने जमीन पर अनुष्ठानिक चिन्ह खींचे, हाथ में एक चाकू पकड़ा। धीरे धीरे फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गई। एमिली, तुम हमारी हो। और अंधेरे में से वो आत्मा उभर आई, एक विशाल स्याह परछाई जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। उसके पीछे उन सभी बलिदानों की आत्माएं थी जो अब पीड़ा से भरी छायाएं बन चुकी थी। भय ने उसके दिल को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन एमिली अडिग रही। मैं तुमसे नहीं डरती, उसने ऊंची आवाज में कहा और अपने हाथ की हथेली पर चाकू फेर दिया। उसकी हथेली से रक्त की बूंदें अनुष्ठानिक चिन्हों पर टपकने लगी। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मेरे रक्त और संकल्प से मैं तेरा बंधन तोड़ती हूं। आत्मा गुस्से में चीख उठी। उसकी छायाएं एमिली की ओर बढ़ने लगी। ठंड उसकी हड्डियों तक चुभने लगी। उसके दिमाग में असंख्य बलिदानों की यातनाएं कौंध गई। तू नहीं जीत सकती। आत्मा फुसफुसाई, लेकिन एमिली डगमगाई नहीं। उसने चाकू को जमीन में घूम दिया। तभी चिन्हों से तेज रोशनी फूटी। आत्मा की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उसकी छायाएं हवा में घुलने लगी और उन पीड़ित आत्माओं के चेहरे एक पल के लिए शांति से भर गए। वे रोशनी में समा गए, जैसे किसी अभिशाप से मुक्त हो रहे हों। आत्मा धीरे धीरे बिखर गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। एमिली घुटनों के बल गिर पड़ी, थकी लेकिन जीवित। गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। जेनकिंस धीरे से बोले, ये खत्म हो गया है। जंगल अब शांत था। हवा में अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी। जब मार्था के घर लौटी तो उसकी हथेली पर पट्टी बंधी हुई थी। उसकी दादी ने उसका हाथ थाम लिया और हल्के से मुस्कुराई। तुमने हमें बचा लिया। उस रात पहली बार एल्ड्रिस चैन से सोया, लेकिन जब एमिली गहरी नींद में थी तो उसे किसी की हल्की आवाज सुनाई दी, धन्यवाद। वो जाग गई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बस खिड़की के बाहर घने जंगल के बीच एक हल्की छाया पत्तों के बीच खो गई। कुछ हफ्ते बाद एमिली ने एक बदले हुए एल्ड्रिस को देखा। गांव पहले से ज्यादा उजला और हल्का महसूस हो रहा था। आत्मा का स्मारक गिरा दिया गया था। उसकी जगह अब सिर्फ खुली जमीन थी। लेकिन जंगल के साए में कहीं गहराई में एक अजीब सा एहसास अब भी छिपा था। आतंक का राज खत्म हो गया था, लेकिन इसकी याद हमेशा जिंदा रहेगी।